हेडिंग आएगा हमारा थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा थर्ड नंबर पॉइंट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, के ई। क्या बोलेंगे, के ई, ठीक है ना। तो इक्विटी का फीचर तो आप जानते ही होंगे, क्या है फीचर इक्विटी का। पॉइंट नंबर 1, फीचर। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। बिल्कुल आप जो जवाब दिए पहला वाला कि सर एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन यहां होता है, गलत है। नो एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, यहां कोई एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन नहीं होता। यही तो सबसे बड़ा बात है इक्विटी में और प्रेफरेंस और डेट में। डेट जब आप लेते हैं, डेट जब आप देते हैं या फिर इशू करते हैं, तो उस समय ही डिबेंचर होल्डर लोग आपसे पूछता है कि भैया आप मेरे को हर साल कितना का इंटरेस्ट दोगे। हर साल प्रेफरेंस भी पूछता है पहले ही कि आप मेरे को कितना कितना डिविडेंड देते रहोगे। पर इक्विटी में आप जब इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो क्या सामने वाला आपको बताता है कि हर साल आपको डिविडेंड इतना रुपया पक्का है? कोई एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन नहीं है। प्रेस का मतलब समझ में आ रहा है क्या, जिसमें आप एग्रीमेंट किए हुए हैं, और इंप्लाइड का मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है। प्रेस का मतलब कि सामने से एग्रीमेंट होना। तो एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ कोई चलाकर नहीं बोला जाता कि तुम मेरे को हर साल मेरे को इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट या इतना डिविडेंड दोगे। हाँ भाई सिंपल सा बात है, तुम इन्वेस्ट किए हो तो फुकट में तो कोई तुम इन्वेस्ट करोगे नहीं, बदले में तुमको डिविडेंड तो मिलना ही है। बट यहाँ पे एक्सप्रेस्ड कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है। कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ये कि देना पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। मींस यहां पर इंप्लाइड ऑब्लिगेशन है। क्या है बोलो? यहां पर वोटिंग राइट है कि नहीं है? जी बिल्कुल, यहां वोटिंग राइट अवेलेबल है। यहां पर क्या अवेलेबल है? वोटिंग राइट अवेलेबल है। वोटिंग राइट एक्चुअली ये जो होते हैं ना इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इज अ रियल ओनर ऑफ द एसेट्स। ये लोग रियल ओनर ऑफ द एसेट्स होते हैं, रियल ओनर ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी डिविडेंड is not allowable expenditure for the tax purpose। आप पीजीबीपी पढ़ लिए होंगे कहीं, आपको पीएल में हम लोग डिविडेंड माइनस करने के लिए नहीं देते हैं। मतलब पीएल में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते भाई साहब फॉर द टैक्स पर्पस। पीएल में आप इसको रिकॉर्ड, जब पीएल में आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे डिविडेंड पेड को, तो टैक्स सेविंग होगा नहीं। और जब टैक्स सेविंग नहीं होगा तो फिर तो आपका पैसा बचा नहीं। ऊपर से आपको तो पिछला क्लास में पढ़ाए थे, जब 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 डिविडेंड पे होता है तो क्या देना पड़ता है? कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स बचता नहीं, ऊपर से टैक्स देना पड़ेगा, यहां सीडीटी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ टैक्स सेविंग तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो लायबल नहीं है, बट इज सब्जेक्टेड टू सीडीटी। यहां पर ऊपर से क्या लग जा रहा है? सीडीटी लग जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये इरिडेबल होता है कि रिडेबल होता है? ऑलवेज, ऑलवेज इरिडेबल। अब क्या प्रॉब्लम है भैया यहां पर, ये पहले के टॉपिकों से ये अलग क्यों है? पहले के टॉपिकों से ये अलग इसलिए है,
पहले के टॉपिक से ये अलग इसलिए है कि पहले के टॉपिक में आपको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन था, तो आपको पता है कि हर साल इतना 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 इंटरेस्ट या हर साल इतना 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 प्रेफरेंस जाना है, डिविडेंड जाना है, और एक बार में इतना रिडम्पशन भी होना है। आज 100 रुपए लिए तो कल को 200 रुपए लौटाना है। बट यहां पर कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन भी नहीं है और जो पैसा लिए वो लौटाना भी नहीं है, तो यहां तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कुछ भी नहीं होगा, कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। तब आप समझ रहे हैं, इक्विटी से पैसा लेने का कॉस्ट क्या है, लौटाना है क्या, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा, पैसा हर साल देना भी नहीं है कुछ, तो ऑब्लिगेशन वहां नहीं है, और लौटाना भी नहीं है तो वहां भी कोई ऑब्लिगेशन, तो कॉस्ट क्या लगा, इक्विटी का तो कॉस्ट ही नहीं लगा। तब गलत सोच रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि देना नहीं है, देखो क्या है बात समझो, कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है मतलब एक्सप्रेस्ड नहीं है, देना तो भैया पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप शेयर में इन्वेस्ट किए और जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए उससे आप कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ, सामने वाला जहां इन्वेस्ट किए वहां से आप पूछे नहीं कि मेरे को कितना दोगे, कितना हर साल इंटरेस्ट दोगे, ये आप पूछे नहीं, बट उसका एक क्या है, इंप्लाइड ऑब्लिगेशन है कि कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वो आपको देगा। अरे आज 4 दे, 5 दे, 10 दे, 20 दे, जो भी दे, बट कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ऐसा आप एक व्यक्ति बाहर से लोन लिए, तो वो आपको चला के बोला कि मेरे को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रुपया दीजिए, तब उसको देते हैं आप, तो जो दे रहे हैं वो आपका कॉस्ट है। बट ये सिचुएशन ऐसा समझिए कि आप अपना घर वाले से पैसा ले रहे हैं, अपने मम्मी से पैसा ले रहे हैं। जब अपने मम्मी से आप पैसा लेते हैं कोई काम के लिए, सपोज दो मेरे को कपड़ा वपड़ा खरीदना है, तो भले आप उधारी लेकर आते हैं, समझिएगा, मम्मी को बोलते हैं दो तुमको लौटा देंगे, बट क्या लौटाते हैं? क्या मम्मी आपको बोलती है कि लौटा देना? आप ही बोलते होंगे दो हम लौटा देंगे, मम्मी तो बोलती भी नहीं होगी। अब समझिए पहले, क्योंकि यहां पर कोई फिक्स्ड, क्योंकि सिस्टम समझिए, यहां कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन नहीं है। इक्विटी भी बिल्कुल फैमिली मेंबर तरह है। इक्विटी अगर हम ले रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, तो अपना ही तो कंपनी है, तुम तो मालिक बन गए हो मेरे कंपनी में, तो यहाँ कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं रखा गया है। बट इसका मतलब भी नहीं है कि आपको हम कुछ पे नहीं करेंगे, कुछ तो पे करेंगे, और जो पे करेंगे वही मेरा क्या है, कॉस्ट है। जो हम पे करेंगे ना, दैट इज द कॉस्ट ओनली, बिकॉज यहाँ रिडेम्पशन के बारे में बात नहीं, तो ये तो पक्का है कि ये फॉर्मूला तो यहाँ नहीं लगने वाला है। यानी जो आप इंटरेस्ट बोल लो या डिविडेंड बोल लो, जो भी आप पे करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा लगभग। क्योंकि यहां पर तो आप क्या नहीं पे कर रहे हैं, बोलो, यहां पर आप तो कोई रिडम्पशन तो आप करवाने वाले हैं नहीं कि रिडम्पशन का हम लोग क्या ले, एवरेज ले और फिर ये वाला सिस्टम लगाए। यहां तो रिडम्पशन है ही नहीं, बोलो हाँ या ना। तो रिडम्पशन नहीं है तो रिडम्पशन वाला टॉपिक हटा दो। तो सिर्फ आप यहां पर क्या करते हैं, आप जो आप यहां पर डिविडेंड पे करेंगे वही आपका डिविडेंड ही आपका कॉस्ट बन जाएगा। मतलब जो आपका परपेचुअल का जो फॉर्मूला होता है ना भाई साहब, परपेचुअल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर एक ही चीज है, परपेचुअल है, यहाँ रिडम्बल वाला केस नहीं है। अब समझ रहे हैं, बेस समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर तो फिर हम लोग को तो डिविडेंड में तो नहीं पता कितना देना है हर साल, तो फिर हम लोग डी कैसे लिख सकते हैं, ये डी ऊपर में कैसे लगा सकते हैं? क्या फिक्स्ड है कि हर साल मेरे को इतना डिविडेंड देना है? आप क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरा? तो फिर हम डी कैसे लिख सकते हैं, डी बाई आई पी, क्योंकि जब जब डी ऊपर फिक्स होता है, जब जब इंटरेस्ट फिक्स होता है, तभी तो ऊपर लिख सकते हैं। तो फिर डी कैसे फिक्स कैसे लिख सकते हैं? तो इसी को जानने के लिए हमारे पास देयर आर सम मॉडल्स, देयर आर सम अलग अलग सोच है, अलग अलग फिलोसफीज है। उस फिलोसफी को समझना होगा हमको, वो फिलोसफीज के अकॉर्डिंगली यहाँ फॉर्मूलाज है। समझ में आ रहा है? कई सारा यहाँ एंगल्स निकल जा रहा है, बिकॉज यहाँ कोई फिक्स डिविडेंड नहीं है। तो हमको 4 कहीं ना कहीं फिलोसफीज पढ़ना पड़ेगा। ये 4 फिलोसफी से केई सॉल्व होता है। केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मॉडल और अजम्पशन। As per the level of obligation is not defined with equity share holder, there are several assumption। क्या यहां पर क्लियर डिफाइंड है कि डिविडेंड कितना देना है? नहीं ना, एक्सप्रेस नहीं है ना भाई साहब। तो यहां तो डिविडेंड देना तो है, बट कितना देना है तो क्लियरली यहां पर नहीं है। तो इसीलिए देयर आर सेवरल assumption as to what, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, what they are expecting। ओहो, क्या बात बोल दिया यहां पर, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी। कितना बड़ा बात बोला है, बोल रहा है पता है डिविडेंड कितना होगा। बोले भाई डिफाइन तो नहीं है यहाँ पर डिविडेंड कितना होगा, तो पता है डिविडेंड कितना होगा, बोल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अरे कितना बड़ा बात बोल दिया, डिविडेंड कितना होगा जो आप क्या कर रहे हैं, तो मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन तो सबका अलग अलग होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी, आप बोलेंगे 1 करोड़। इनसे पूछे सेम प्राइस, सेम लेवल का नॉलेज, आपसे पूछ रहे हैं बोल रहे 10,000 रुपया, तो एक्सपेक्टेशन तो सबका अलग अलग है। आप समझ रहे हैं? तो हम आपसे पूछे डिविडेंड कितना लोगे, आप बोल रहे 5%, इनसे पूछे 10%, तो सबका तो एक्सपेक्टेशन अलग अलग होता है। तो इसीलिए तो पढ़ाई बना कि एक्सपेक्टेशन होता कैसा कैसा है। समझ रहे किस तरह का लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कंपनी से। Each such assumption has been converted into separate models. Some of the models to be studied are as follows। आपको कुछ हम लोग क्या दे दे रहे हैं, मॉडल्स दे दे रहे हैं। क्यों मॉडल्स का जन्म हुआ क्लियर है? तो सबसे पहला मॉडल आता है कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। दूसरा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। समझ रहे हैं? तीसरा आता है, सी नंबर आता है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल। और डी नंबर आता है
कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, प्यार से CAPM बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? CAPM, CPIM नहीं, CAPM। CPIM मत बोलने लग जाइएगा। तो हमको 4 मॉडल्स है, तो सर आप बोलना ये चाह रहे हैं कि 4 बार के ही निकलेगा 4 अलग अलग फॉर्मूला से? जी बिल्कुल। तो के ही का यहाँ पर 4 अलग अलग टेक्निक है। तो सर एग्जाम में बता देगा कौन सा मॉडल से करना है? बिल्कुल नहीं, एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं बताया गया कौन सा मॉडल से करना है। आप रिसर्च करिए, चारों को समझिए बढ़िया से, कब कौन सा फॉर्मूला कौन सा मॉडल लगेगा ये आपको डिसाइड करना होगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि चारों में से चारों को एनालिसिस बेसिस पर समझना कि कब ये पहला क्या बोलना चाह रहा है, दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, तीसरा क्या बोलना चाह रहा है और चौथा क्या बोलना चाह रहा है। नहीं तो आप लगा ही नहीं पाएंगे कौन सा लगाना है कि ये निकालने के लिए। स्टार्ट करते हैं पहला वाला, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, देखो कितना प्यारा बात बोल रहा है। हम इन्वेस्टर्स के पास गए, जाके पूछे कि इन्वेस्टर्स तुम मेरे से क्या उम्मीद कर रहे हो, मेरे पास पैसा दे रहे हो, मेरे को पैसा दे रहे हो एज ए इन्वेस्टमेंट, तो मेरे से डिविडेंड के रूप में क्या उम्मीद कर रहे हो? इन्वेस्टर बोला ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ दे दीजिएगा। हमने कितना? हर साल जितना सब देता है। कितना देता है? जितना सब देता होगा, नॉर्मल मार्केट में जो रेट होगा। मार्केट में कितना रेट होगा? जो रेट होगा 10%, हर साल मेरे को उतना परसेंट दे दीजिएगा। मार्केट में जितना रेट होगा वो मेरे को हर साल दे दीजिएगा। हम बोले हर साल मतलब सेम? बोला हाँ। तो नाम पड़ गया यहाँ पे कांस्टेंट डिविडेंड। हर साल 10%, तो हर साल 10%, हर साल 15%, मतलब 15% तो हर साल, दैट इज कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट मेरे को डिविडेंड देते रहो। हो ही सकता है ना ऐसा विचार वाले लोग। तो पहला नाम पड़ गया हमारा कांस्टेंट डिविडेंड, नाम में ही छिपा हुआ है कांस्टेंट डिविडेंड। तो कांस्टेंट डिविडेंड, तो क्या मेरे को आप फॉर्मूला बता पाएंगे? हर साल आप क्या दे रहे हैं? लिखना नहीं है अभी। हर साल क्या दे रहे हैं आप? डिविडेंड दे रहे हैं। तो जो दिया जाता है ऊपर में डिवाइड बाय किससे कर देंगे? इशू प्रोसीड, हो गया। सर बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर रिडम्पशन नहीं ना होता है, इसलिए बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, परपेचुअल वाला फॉर्मूला टाइप का लगेगा। समझ में आ रहा है? याद करिए, परपेचुअल वाला में हर साल जो देते थे कांस्टेंट, बस वही लग गया यहाँ पर। समझ गए क्या? लिखेंगे पहले जो हम लिख रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। हियर द assumption is that the equity shareholder expect that a constant dividend amount each year up to an infinite period। लिख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल लिखिए एक तो। एग्जाम्पल नंबर कितना आएगा पता नहीं। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹100। डिविडेंड है 15%। फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी है
फ्लोटेशन कॉस्ट है 4%। आपसे पूछ रहा है फाइंड के बताओ, के निकाल के बता दीजिए, के निकाल कर बता दीजिए। बनाए क्या? क्या फॉर्मूला लगेगा? कांस्टेंट डिविडेंड है, कुछ बोला नहीं है। के इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला डी बाई आई पी। डी कैसे निकलेगा? 100 के ऊपर 15%। इक्विटी जो निकलता है हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, याद रखिएगा। डिविडेंड जो देते हैं ना, इक्विटी के ऊपर डिविडेंड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू मत बोल दीजिएगा, ऑलवेज ऑन। तो डी आ गया। डी के बाद आईपी बताइए। फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, तो 100 माइनस 4 दैट इज 96। तो सिंपल है, यहां पर आ जाएगा ऊपर में 15 डिवाइड बाई 96 कितना आ रहा है? जी सही है। 100 आप मल्टीप्लाई जरूर करिएगा परसेंटेज में लाने के लिए। बोलिए कितना आया? 15.6। ठीक है, चलिए एंगल चेंज करिए थोड़ा सा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कौन बोलेगा? तो समझे नहीं आपका बात। ये लोग हैं इन्वेस्टर्स। कौन है? कहां इन्वेस्ट करते हैं ये लोग? कंपनी में। कंपनी 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 है ना? कंपनी में इक्विटी जो भी है इन्वेस्ट किए, इक्विटी की है। तो बताओ मेरे को, इन्वेस्टर इस चीज केई किसके लिए जरूरी है? ये इन्वेस्टर को देखना है केई की कंपनी देखता है केई? अरे केई कौन चेक करेगा? कंपनी चेक करता है कि इन्वेस्टर्स? पता ही नहीं चल रहा है केई कौन देख रहा है। कंपनी क्यों करेगा? कंपनी ही तो करेगा। डिविडेंड कौन पे कर रहा है? डिविडेंड कौन पे कर रहा है? किसको? तो डिविडेंड जो पे कर रहा है उसी को हम कॉस्ट 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 कर रहे हैं कि मेरे लिए कॉस्ट है, किसी से पैसा लेंगे तो इतना देना पड़ेगा, दैट इज द कॉस्ट। किसी से पैसा लेंगे तो इतना रुपया लौटाना पड़ेगा, दैट इज द कॉस्ट। तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी ना ये कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके पर्सपेक्टिव से है? कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बोल रहे हैं इन्वेस्टर इसको क्या बोलेगा? तुम मेरे को कुछ पैसा दे रहे हो तो तुम उसको कॉस्ट कॉस्ट बोल रहे हो। तुम मेरे को फीस दे रहे हो तो तुम बोल रहे हो तुम्हारे लिए कॉस्ट है, तुम्हारे लिए कॉस्ट है या नहीं? तो मेरे लिए क्या है? तो उस इनकम को कहा जाता है यील्ड ऑन इक्विटी। क्या बोला जाता है? अब क्वेश्चन ये है कि आप पूछेंगे सर तो फिर यील्ड ऑन इक्विटी बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं? तो दोनों अलग अलग सोच है ना भाई। आप बोलेंगे कॉस्ट ऑन इक्विटी और हम उसी चीज को क्या बोलेंगे? यील्ड ऑन इक्विटी। हम बोलेंगे अर्निंग ऑन इक्विटी, आप बोलेंगे खर्चा ऑन इक्विटी। आप बोलेंगे उसको उठाए तो इतना खर्चा पड़ गया, हम बोलेंगे हम दिए तो मेरे को इतना कमाई पड़ गया। सिंपल बात है ना, तो दोनों अलग अलग है। तो इसी को अगर हम एंगल घुमा दें फ्रॉम द किसका व्यू पॉइंट से बोलो? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, सो क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टर्स। तो ये लोग के को क्या बोलेगा? वाई बोलेगा। क्या बोलेगा? वाई ई। के इक्वल टू वाई।
के ही उसके लिए क्या हो जाएगा, वाई ई हो जाएगा, के ही उसके लिए क्या हो जाएगा, वाई ई होगा, के ही उसके लिए क्या होगा, वाई ई होगा। तो फिर क्या बन जाएगा, द मॉडल बिकम कांस्टेंट डिविडेंड। ये तो आप जानते ही है कांस्टेंट डिविडेंड। द मॉडल बिकम्स कांस्टेंट डिविडेंड यील्ड मॉडल। इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट डिविडेंड यील्ड मॉडल बोला जाएगा। और उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा, सो यील्ड ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आएगा, यील्ड ऑन इक्विटी वाई ई को हम लोग यील्ड ऑन इक्विटी बोलेंगे, का फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान सुनना, डी बाई डिविडेंड मिल रहा है कितना रुपया लगा के, इश्यू प्रोसीड्स। आप जो पैसा उठा रहे हैं यू विल कॉल्ड इश्यू प्रोसीड्स, आप जितना पैसा उठा रहे हैं, बट हम उसको क्या बोलेंगे, पैसा को, अर्निंग को यील्ड बोलते हैं। आप मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, उस पैसा को जो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, मार्केट से पैसा उठाना नॉट, अरे जो इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं आप, उसको आप क्या बोलते हैं, इश्यू प्रोसीड्स। हम लोग उसको मार्केट प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस, क्योंकि जो आप पैसा उठाने वाले हैं वो मेरे लिए क्या है, मार्केट वैल्यू है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो ऐसे सोचेंगे ना, एज ए इन्वेस्टर हम कैसे सोचेंगे, भाई मेरे को इतना पैसा रुपया मिलने वाला है, 10 रुपया 100 रुपया लगाकर, 100 रुपया लगाकर, क्योंकि मार्केट में 100 रुपया रेट है, तो मेरे लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डी डी रहेगा, और यहाँ पर एमपीएस बन आ जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो बता सकते हैं यील्ड ऑन इक्विटी कितना आएगा, इन अबव एग्जाम्पल यील्ड ऑन इक्विटी बताइए तो मेरे को, यील्ड ऑन इक्विटी डीपीएस डी कितना है 15, और एमपीएस कितना है, तो 59 कहां से आ गया, तो 59%, 59 मार्केट प्राइस आपका, यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस क्यों, बोलो क्यों फ्लोटेशन माइनस क्यों, तुमको फ्लोटेशन कॉस्ट से क्या मतलब है भाई, तुम तो यही देखोगे ना कि 15 रुपया कमा रहे हैं 100 रुपया देकर, अब वो भाई साहब 100 रुपया मांगने के लिए 5 रुपया कुछ फ्लोटेशन लगा दिए, तो वो माइनस करेंगे ना कॉस्ट, हम कहाँ दिमाग लगाए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सिंपल सा बात है, वहां पर क्या होता है, इसी प्रोसीड्स होता है, बट यील्ड ऑन इक्विटी में इसी प्रोसीड्स नहीं होता है। तो यील्ड ऑन इक्विटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको कहीं ना कहीं लेके चलना पड़ेगा जहां जहां हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया तो यील्ड ऑन इक्विटी पढ़ लिए, समझ में आ रहा है, क्लियर। दूसरा मॉडल बताइए, दूसरा मॉडल क्या है हमारा, क्या है बोलो दूसरा मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड डिस्काउंट, इसका एक और नाम है, बहुत फेमस नाम है, गॉर्डन्स मॉडल। यहां पर क्या बोला गया, सिंपल बात बोला गया, यहां पर बोला गया कि देखो इन्वेस्टर के पास वापस गए, पूछा गया कि भाई तुमको क्या पसंद है, बोला डिविडेंड, हर साल मेरे को डिविडेंड दे दो, और क्या, बोले हर साल सेम, बोला ना हर साल सेम नहीं दीजिए, ऐसे कैसे सेम दीजिए, देखिए कंपनी में कितना का ग्रोथ आ रहा है, अगर कंपनी में जितना का ग्रोथ आ रहा है तो डिविडेंड भी मेरे को बढ़ा के दीजिए, हर साल आप सेम क्यों देंगे, कंपनी में 10% का ग्रोथ आ रहा है तो मेरे को भी जितना ग्रोथ आ रहा है, ग्रोथ अब जो भी हो, तो मेरे को ग्रोथ क्या करिए, बढ़ाकर दे दीजिए। बात समझ में आ रहा है, जितना भी क्या आ रहा है, बोलो फिर से, ग्रोथ आ रहा है उतना मेरे को बढ़ाकर क्या करिए, डिविडेंड दे दीजिए।
क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या बात की हम, हल्का सा क्या हो जाएगा, ग्रोथ जो भी होगा ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा सर मतलब समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या कैसे क्या हो रहा है। देखो क्या होता है ना, चीज समझना, ये फिलॉसफीज वगैरह जो भी है ये अलग अलग लोग का थॉट्स है। हम लोग गली मोहल्ला में घूम घूम के पता नहीं किए, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे। ये कांस्टेंट डिविडेंड दिख रहा है ना, ये किसी का रिसर्च है, ये किसी का रिसर्च आपको पढ़ाया जा रहा है। ये जो दिख रहा है ना कांस्टेंट, ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल भी किसी का रिसर्च है। उसका रिसर्च का नाम करने वाला का नाम ही गॉर्डन्स है, इसलिए इस मॉडल का नाम क्या पड़ गया तुम्हारा। ये रिसर्च की और बताएं, ये अपना सोच बताए कि नहीं नहीं इन्वेस्टर लोग क्या होता है, इन्वेस्टर लोग थोड़ा सा कांस्टेंट नहीं चाहता, वो चाहता है कि जितना ग्रोथ आ रहा है वो सब भी उसको क्या हो जाए, डिविडेंड में मिल जाए, मतलब ग्रोथ के साथ मिले, हर साल सेम ना मिले, थोड़ा थोड़ा जो भी ग्रोथ आ रहा है वो भी उसको मिल जाए। लिखेंगे here the assumption is that the shareholder expect a constant growth in the dividend amount each year up to the infinite period। सर यहाँ पर एक चीज समझाइए, यहाँ ग्रोथ हमारा तो समझ में आ रहा है कि हर साल मेरे को क्या मिलने वाला है, डिविडेंड जो मिलने वाला है वो ग्रोथ ऐड करके मिलने वाला है ना। तो क्या ग्रोथ हमारा फिक्स्ड है कि वो कांस्टेंट है? आई मीन ग्रोथ यहाँ फ्लक्चुएट होता रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा? ग्रोथ यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, नहीं ग्रोथ यहाँ कांस्टेंट करना पड़ेगा, ग्रोथ हर साल आपका क्या होगा, कांस्टेंट। आइए चीज को समझते हैं। सपोज ईयर एग्जाम्पल ग्रोथ 5% है। सपोज मान के चलिए ईयर 0 है, यहां पर डिविडेंड जो है करेंट ईयर का डिविडेंड, D0 मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, करेंट डिविडेंड अमाउंट। D0 आपका आ रहा है या दिया हुआ है 10। क्या मेरे को D1 बता पाएंगे? सर समझे नहीं। पहला साल आज के दिन आपको डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपया, है ना। एक साल बाद अगर ग्रोथ रेट 5% का है कंपनी में ग्रोथ रेट कितना है, तो आपको एक साल बाद कितना डिविडेंड मिलेगा? सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 + G⁻⁴ आज D0 है तो एक साल बाद कितना बन जाएगा, 1 + G, तो 10 रुपया 0.05 होगा। नहीं समझे? अरे ग्रोथ रेट कितना है, कितना आ रहा है, 10.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलकुलेटर चला रहा है तुम लोग। हाँ चलो ठीक है। D1 समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। D1 में कितना ग्रोथ, कितना 5% अगर ग्रोथ है तो आपका D1 में कितना इंटरेस्ट मिला, D1 में कितना डिविडेंड मिला, अरे ईयर 1 में कितना डिविडेंड मिला, 10.5। बताइए मेरे को D2 में कितना मिलेगा? D2 में कितना मिलेगा? D2 का फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, D1 1 + G⁻², क्यों 1 से आ रहा है ना तो 1 ही रहेगा, या फिर कुछ भी मत करिए।
D1 ले लिया। T1 लिए हो ना, यहाँ पर यार क्या चल रहा है, D1 चल रहा है ना। चलो बताओ यहाँ पर कितना आ रहा है। हाँ 10.5 1 कितना आया सर, कैलकुलेटर पे कैसे हेल्प करेंगे। 10.5 प्लस 5% कितना आ रहा है 11 पॉइंट। आया। सपोज अगर हाँ आपसे पूछे 3 का करने के लिए तो आप क्या करेंगे, D3 पे निकालने के लिए D2 का सहारा लेंगे और फिर 1 प्लस क्या कर देंगे, G कर देंगे तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11.025 में 1 प्लस 0.05 करेंगे तो कितना आ जा रहा है 11.576 के आसपास आया ना। बट क्या ऐसे करने के लिए जरा समझिए, अगर आपको हम ऐसे बोले कि देखो मेरे को डिविडेंड, करेंट ईयर का डिविडेंड 10% है, 10 रुपया है और मेरा ग्रोथ है 5%, बोलो कितना का ग्रोथ है 5%। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि डिविडेंड तुम मेरे को 3 साल वाला निकाल के बताओ, D3 निकाल के बताओ, तो क्या आप मेरे को D3 बता पाएंगे, क्या D3 डायरेक्ट निकाल पाएंगे, D3 डायरेक्ट निकाल पाएंगे। जी बिल्कुल, D3 निकालने का एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास। D3 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, D0 लीजिए और 1 प्लस जी करिए, अब पावर में क्या डाल दीजिए तीसरा साल, पावर में क्या डाल दीजिए तीसरा साल, तो ये 3 साल का ग्रोथ ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, ले लेगा। कितना आएगा देखिए, D0 कितना है आपका 10, 1 प्लस 0.05 टू द पावर 3, देखो कितना आ रहा है 11.576 आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। उसमें करना है जो बड़ा वाला कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटर का रूट ओवर 12 वैसे ही है। अरे 1 प्लस 0.05 का 3 बार प्रेस करोगे और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो रूट 12 में कहां जा रहा है तुम, ए भगवान। 1 प्लस 0.05 कितना आया 1.05, 05 को का क्यूब निकालो, 2 3 जो आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करो 11.576, वो कहां चला गया 12 बार रूट वाला, वो तो अलग चीज था। हाँ? अगर आपसे हम पूछे D4 का वैल्यू बताओ तो बता पाएंगे आप, D4 का वैल्यू बताइए जल्दी से। 13.2 D4 का वैल्यू 12.15 कैसे निकाले D4, D4 निकालने का आपके पास 2 रास्ता है, बोलो क्या। एक D3 होकर D3 पर खड़े हो जाइए, 1 प्लस सिर्फ G करिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 11.576, 1 प्लस 0.05 कितना आया 12.50। आप ओके, आपके पास एक और रास्ता था, हाँ या ना, D4 पे खड़ा हो जाइए, D4 निकालने के लिए D0 पे खड़ा हो जाइए, D0 से आपको कितना चाल चलना होगा 4 ईयर, तो D0 पे कितना था आपका डिविडेंड, और 1 प्लस 0.
1 प्लस 0.05 कितना आ रहा है टू द पावर 4? 12.50। एक और रास्ता दें आपको, एक और रास्ता है हमारे पास इसको सॉल्व करने का। D4 निकालने का एक और फॉर्मूला दे रहे हैं आपको हम। सपोज आपके पास D1 है, अब बताओ कैसे निकलेगा। आपको D4 निकालने के लिए पिछला वाला ईयर का डिविडेंड पता है तो आप सिर्फ 1 प्लस जी कर दिए। अच्छा ठीक है, आपको D4 निकालने के लिए पिछला ईयर का नहीं पता था, आपको पता था D0 का डिविडेंड कितना का, तो आप बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस पावर 4 में डाल दो। हम पूछ रहे हैं D4 निकालना है और आपको दिया हुआ है सिर्फ D1 का डिविडेंड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। बोलो ये 4 लाने के लिए ऊपर कितना माथे पे रखना पड़ेगा, बात खत्म। इस दोनों को ऐड कर देना। अच्छा सर तो ये भी हो सकता है तब D4 निकालने के लिए सपोज D2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? D2 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमारा तो फिर ये बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, नहीं बनेगा? तो आपको कितना सारा फॉर्मूला दीजिए, यानी किसी भी ईयर से आप किसी को भी निकाल सकते हैं, हम ये सिखाना चाह रहे थे। D0 दिया हो, D1 दिया हो, D3 दिया हो, सपोज D99 निकालना है तो आप निकाल लेंगे क्या? D99 निकालना और दिया हुआ है D89, आप निकाल लेंगे। आपको डिविडेंड 89 का दिया हुआ है, कितना का दिया हुआ है? 89 का डिविडेंड दिया हुआ है और निकालना है 99 साल वाला का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? D99 निकालने के लिए क्या करेंगे? D89 जी में कितना, पावर में कितना में हो गया? समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ चलो कॉपी उठा लो। तुमको निकालना है D25। क्या निकालना है? D, आप फॉर्मूला बनाते चले जाएंगे, आपको हम बताएंगे कहां से निकालना है। सर समझे नहीं? आपको D25 निकालना है और कौन सा डिविडेंड दिया हुआ है हम बताएंगे, फॉर्मूला आप पूरा बनाएंगे, मतलब पावर में कितना ईयर डालेंगे वो आप बताएंगे। चलो D25 निकालना है, D0 दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखो पहले। D0 दिया हुआ है, D0 दिया हुआ है, D25 निकालना है तो क्या करना होगा? 1 पावर गुड। D7 दिया हुआ है, चलो D21, तो समझ गए ये किसी भी ईयर में डिविडेंड निकाल सकते हैं अगर हम आपको क्या दे दे, ग्रोथ दे दे तो। क्लियर है? तो यहां पर आपको ग्रोथ निकालना हम सिखा, डिविडेंड निकालना सिखा दिए किसी भी ईयर का। क्लियर है क्या? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको यहां पर हम एक मॉडल्स देते हैं। सुनिए ध्यान से, हमारे जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, इसको डिस्काउंटिंग करना पड़ता था। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास KE माइनस जी, ये आप पढ़े नहीं थे बट ठीक है, फॉर्मूला जेन्युइन नहीं था। KE माइनस जी, D1 डिवाइड बाई KE माइनस जी, जी मतलब ग्रोथ, एक फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूला को आप KE बनाने के लिए यूज कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? D1, अरे हाँ या ना, KE माइनस जी डिवाइड बाई IP यहां आ जाएगा, अरे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर यहां आ जाएगा। तो क्या इसको मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्या? फिर से KE इक्वल टू, ध्यान से सुनना, D1 प्लस IP, KE तो यहां माइनस हो रहा था और यहां आकर क्या हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन गया ग्रोथ का। अच्छा सर ये वाला क्यों दिए आप, डायरेक्ट यही दे देते, जरूरत पड़ सकता है आपको इसलिए आपको पूरा दिखा दिए, ठीक है ना? फाइनेंस में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो आपको ये लर्न करना है। सर क्या? हाँ लर्न तो यही वाला करना है, ये वाला, ये हमारा है फॉर्मूला।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला में D1 लिखा हुआ है ऊपर में, इसका मतलब ये हुआ कि D1 का मतलब क्या हुआ, यहां पर IP ये जो लिखा हुआ है ना IP, इसका मतलब क्या होता है तो समझेंगे। D1 का मतलब होता है डिविडेंड एक्सपेक्टेड, डिविडेंड एट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर 1, मतलब करेंट ईयर नहीं, कौन सा वाला। तो अगर हम करेंट ईयर का डिविडेंड दे आपको और आपको D1 निकालने बोले तो निकाल लीजिएगा, अरे हाँ या ना, D1 डिविडेंड निकल जाएगा। D1 कैसे निकलेगा, D0 में 1 प्लस G कर देंगे तो D1 निकाल लीजिएगा ना। ओके सर, IP का मतलब क्या है यहाँ पर IP का मतलब होता है नेट इशू, जो आप जानते हैं, और G का मतलब क्या होता है बोलो, ग्रोथ रेट। क्लियर है क्या। इसी चीज को इन्वेस्टर लोग क्या बोलेगा, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो फ्रॉम, अच्छा लिख रहे हैं क्या आप लोग, फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, व्यू पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर व्यू पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये के को लोग क्या बोलता है, वाई इल्ड बोलता है वो लोग, तो वाई ई इक्वल टू क्या बोलेगा वो लोग, मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर बोलेगा P0। आज हम 100 रुपया लगाएं तो कल को मेरे को 1 साल बाद 4 रुपया मिलेगा, और ग्रोथ। समझ में आ रहा है क्या। IP को लोग क्या बोलता है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को हम लोग P बोल सकते हैं। तो मार्केट प्राइस कब का ले, D1 का ले, मतलब एंड ऑफ द ईयर का ले कि आज का ले, आज का लेना होगा। डिविडेंड कब का लेना होगा, D1 कब का लेना होगा, एट द एंड ऑफ ईयर। पर मार्केट प्राइस कब का आएगा, क्योंकि पैसा आज दे रहे हैं और 1 साल बाद कुछ मिल रहा है तो कॉस्ट निकाल रहे हैं। वो भी वैसे ही किया, आज पैसा कुछ मिला नेट, और उसको देना कब, लौटाना कब है, 1 साल बाद, तो इसीलिए D1 डिवाइड बाई IP किया वो। और हम लोग भी किस तरफ से सोचेंगे, आप ऐसे सोचिए कि पैसा आज हम क्या किए, आज हम उसको दे दिए, पर डिविडेंड आज थोड़ी मिलेगा, डिविडेंड तो 1 साल बाद मिलेगा। तो हम भी D1 रखे और प्राइस क्या रख दिए, आज का रख दिए, मार्केट प्राइस आज का रख दिए। कोई टेंशन का बात नहीं है, P0 मतलब मार्केट प्राइस ही होता है, आप टेंशन ना ले इसको देखकर। P0 मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस ही होता है, MPS ही होगा। पर बताना चाह रहे हैं कि 0 ईयर का लीजिएगा, 0 मतलब करंट ईयर का लीजिएगा। मतलब एक चीज जानने को मिला कि करंट ईयर का मार्केट प्राइस और ऊपर में डिविडेंड करंट ईयर का नहीं है, एक्सपेक्टेड ईयर का है, मतलब 1 साल का एंड का है, 1 साल का एंड का है। डन यहां तक। P0 मतलब यहां लिख भी दे रहे हैं हम, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन करिएगा, ये वाला खुद से करना है आपको। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 100 रुपीज, issued at discount of 5%, current dividend paid growth find KE। फाइंड KE। एकदम हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से करेंगे।
फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। K इक्वल टू D1 डिवाइड बाई IP प्लस G, यही तो। D1 तो पहले निकाल लो भाई साहब। क्यों सर D1 क्यों निकाले? ये करेंट डिविडेंड पेड दिया हुआ है। करेंट का मतलब क्या दिया हुआ है? D0 दिया हुआ है 14 रुपया। तो D1 कैसे निकलेगा? चिल्ला चिल्ला के उधर पहले बोल रहे थे निकाल लेंगे। कितना आया? 14.84 आ गया। D1 आ गया। IP कितना दिया हुआ है? 100। उसमें से क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट पर, यानी कि -5, 95। जी कितना दिया हुआ है? 6%, 0.06। अब इतना बात करने नहीं आया आप लोगों को। 14.84 डिवाइडेड बाई 95, यहां पर ग्रोथ कितना दिया हुआ है? 0. तो इतना करने नहीं आया। 14.84 को कितना से डिवाइड करो? 95 से डिवाइड मारो, जो आएगा उसको 0.06 से क्या करो? प्लस कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करो, 21.62 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चल तीसरा मॉडल। अरे नहीं, तीसरा मॉडल नहीं, अभी आगे आओ, इसी में आओ। इससे बहुत सारा केसेस है, क्वेश्चन आपको रुलाने लग जाएगा। ये एक केसेस क्या आता है वो पहले तो एक कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लीजिए पहले इसमें का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिस दिन आप सीख लिए ना, खत्म हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उस दिन आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म। तो समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सीख गए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीख गए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीख जाएंगे, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर सीख गए तो रिटर्न अर्निंग फ्री में मिलता है। किस में मिलता है? फ्री में। 5 मिनट लगता है रिटर्न अर्निंग सीखने में। अब कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग सीख गए तो खत्म। उसके बाद 2 दिन लगता है चैप्टर खत्म होने में। स्पेशल केस ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। सबसे पहला केस, आप जानते हैं इस रिलेशनशिप को, के निकालने के लिए D1 P0 यानी कि प्राइस कब का लेते हैं हम लोग? अगर ये लेंगे तो ये आ जाएगा, इल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इल्ड। और मोटा मोटी अब देखा जाए तो यही फॉर्मूला भी आपका के के लिए भी यूज होता है। नहीं समझे? अरे भैया कुछ देर पहले ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना हम। D1 तो नीचे में क्या होना चाहिए? इसी प्रोसीड कब का होना चाहिए? करंट ईयर का होना चाहिए। तो वी कैन से दैट कि D1 ऊपर में, नीचे में क्या? P0 इक्वल टू G। ये तो जानते ही हैं आप। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप हो तो क्या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं? क्या लिखना नहीं है? K इक्वल टू D7 तो प्राइस आ जाएगा 6, D98 तो प्राइस कब का होना चाहिए? समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये एक रिलेशनशिप बन गया। तो कभी भी आपको के ही निकालने बोल दे और आपको दिया रहेगा P97, क्या? P97 और D98, D क्या दिया रहेगा? तो माथा मत पकड़ लीजिएगा, जा फॉर्मूला में तो D1 था, P0 था, हो गया मेरा, अब बनने वाला नहीं है। तो इसी को पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्या? बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं। आप देखिएगा कि सामने वाला D जो है वो 21 है, तो मार्केट कितना होना चाहिए? दोनों में D थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा? 1 साल। तो ये रिलेशनशिप आप दिमाग में रखिएगा। चलिए लिखिए अब जो हम लिख रहे हैं वो। इसके बाद we are using
dividend at the end of year and price at y0. However, we can use any two other consecutive year in calculation. कोई भी दो कंसेक्यूटिव ईयर ले सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। डन। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं तो फिर ये भी ले सकते हैं हम लोग। हाँ ये भी कर सकते हैं। हो गया। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अरे ये नहीं बनाना, सच में बता दे रहे हैं, सोच लेना। डिविडेंड expected at the end of year 5 is 12। D5 दिया हुआ है। हाँ निकल जाएगा। हाँ बताओ। 5 आपको दिया हुआ है। D4 में सॉरी P4 आपसे मांग रहा है और K ही दे दिया है, तो हमको तो चुपचाप से ये फॉर्मूला पुट करना चाहिए। K इक्वल टू D5 डिवाइड बाई P4। तीन चीज है, तीन चीज में से मेरे को दो चीज तुम दे दो, हम कोई भी निकाल लेंगे। तो K इक्वल टू यहां पर कितना दिया हुआ है 15%, तो 0.15। D5 कितना दिया हुआ है 12, तो ग्रोथ आपका कितना है 0.06। तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 0.15 में से क्या हो जाएगा 0.06 माइनस कर दो। इधर 12 बाई P4 है ना, ये कितना आ जाएगा 0.09। 12 बाई P4, तो क्या करना होगा आपको, P4 इक्वल टू आपका आ जाएगा 0. मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 12 से, और क्या होगा 0.09। कितना आया 1। अरे बाबा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा। P4 को छोड़ दोगे यहीं पर, फिर 12 को 0.09 से डिवाइड हो जाएगा, तो वही तो हम किए यहाँ पर। सोचना क्या इतना, सोचना क्या है इसमें। बोलो। पॉइंट नंबर 2, समटाइम्स आपको क्या होता है ना, ग्रोथ निकालने बोलता है। क्या बोलेगा, ग्रोथ देगा नहीं, ग्रोथ निकालने बोलेगा। अच्छा पॉइंट नंबर 2 सर किसका, पॉइंट नंबर 2 स्पेशल केस अभी चल रहा है। पॉइंट नंबर 2 मतलब यहाँ पर ग्रोथ निकालने बोल देगा आपको, तो आपको हम ग्रोथ निकालना सिखाने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। जीवन में आपको हमेशा जी जो है ना दिया नहीं रहेगा, आपको अब की बार जी खुद से निकालना है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कुछ देर पहले अभी किए, ये वाला, और इसमें जी बताए ही ना, क्या ना करें,
जी बताए ना, जी को खुद से कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, रोने लग जाएंगे। हाँ, अरे के भी निकालना हो, के ही तो निकालना है हमेशा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। के ही निकालना है और जी हम बताए नहीं है आपको, जी के बदले में कुछ छुटपुटिया इंफॉर्मेशन दे दिए, तो आपको जो है जी फाइंड करने आना चाहिए। तो अभी आपको हम सिखाने वाले हैं जी कैसे निकलता है, जी मतलब ग्रोथ, ठीक है ना। आइए, जी का हमारा फॉर्मूला है, एक तो जी निकालने का फॉर्मूला है, स्पेसिफिकली जी निकालने का फॉर्मूला है, प्यार से बोलते हैं बी इंटू आर। क्या बोलते हैं इसको, बी इंटू आर, ये जी निकालने का फॉर्मूला है। सर बी मतलब वेयर, वेयर, बी का मतलब होता है रिटेंशन, अटेंशन नहीं, क्या, रिटेंशन। पॉकेट मनी मिलता है, अरे पॉकेट मनी मिलता है तुम लोग को, हाँ नहीं मिलता है। पॉकेट मनी नहीं मिलता है, तुमको नहीं मिलता है, तुम तो कमाता होगा। ड्रीम 11 छोड़ दिया, ये भी करता है, छोड़ दिया। सपोज एज्यूम करो कि तुमको क्या मिल रहा है, पॉकेट मनी कुछ मिल रहा है और आपका भी कुछ अपना खर्चा भी है, समझ आ रहा है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कितना % पैसा तुम बचा लिया, तो उसके लिए आपको यह जानना होगा कितना % पैसा हम खर्च किए। अगर हम बोल रहे हैं कि आप 60% पैसा खर्च कर लिया, खर्च कर दिया तुम, कितना % पैसा आउट ऑफ 100, 60% पैसा तुम क्या किया, तो कितना % पैसा बचा लिया, हाँ 40। तो रिटेंशन इज बचाना, रिटेंशन इज मीन्स बचाना, तो बचाना जानने के लिए खर्च करना भी जानना होगा। तो एक फॉर्मूला ऐसे बन सकता है कि 1 माइनस पे आउट, ध्यान से सुनते रहना, लिखना बाद में, पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो मतलब क्या हुआ, खर्च करना। अगर टोटल में से खर्च करना माइनस कर दिए तो जो पैसा बच जाएगा दैट इज द बचाना। अगर आपको हम बोल रहे हैं कितना % पैसा बचा है, आप मेरे को डायरेक्टली ये नहीं बोले पर ये बोल दिए कि सर ना हम जानते हैं हम ना 60% पैसा इस बार खर्च किए कर दिए, कितना % पैसा खर्च कर दिए, तो 40% बच गया। 60% पैसा खर्च कर दिए तो 40% पैसा नहीं बचा, तो 1 में से 0.60 इज योर पे आउट। पे आउट मतलब खर्चा, पे आउट मतलब, तो 1 में से 0.60 परसेंटेज को 0.60 में बोल रहे हैं हम, 1 में से 0.60 माइनस कर दो तो रिटेंशन कितना आएगा, तो रिटेंशन 0.40। एक और तरीका क्या, 1 माइनस पे आउट, 1 माइनस, नहीं समझ में आ रहा है सर पे आउट कैसे निकलता है ये बताइए। पे आउट, ध्यान सुनना, पे आउट कैसे निकलता है। पे आउट मतलब क्या हुआ, अब तो लॉजिकली समझाते हैं। पे आउट का मतलब कितना डिविडेंड आप पे कर दिए। हम ना इतना रुपया कमाए, 100 रुपया सपोज कमाए, कितना रुपया कमाए, 100 रुपया। कंपनी कितना रुपया में कमाया, 100 रुपया कमाया। 100 रुपया में से 60% पैसा क्या कर दिया, 60 रुपया क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। बोलो कितना, तो परसेंटेज में बताओ पे आउट कितना आया, 60%। कंपनी 100 रुपया कमाया, उसमें से 60 रुपया डिविडेंड दे दिया। किसी के मन में ये डाउट आ रहा है क्या, सर कंपनी 100 रुपया कमाया तो 100 रुपया डिविडेंड क्यों नहीं दिया, तो वेट करो, वेट करो थोड़ा सा। हम इतना बोल रहे हैं कि कंपनी 100 रुपया कमाया ना भाई साहब, उसमें से कितना रुपया डिविडेंड दे दिया, 60 रुपया डिविडेंड दे दिया। तो बताओ खर्च कितना कंपनी कर रहा है, तो इसी को तो पे आउट बोलते हैं। तो पे आउट निकालने का तरीका क्या हुआ, कितना कितना जितना कमाई में से कितना तुम क्या किए, खर्च कर दिए। टोटल इनकम में से कितना तुम क्या किए, खर्च कर दिए, तो इसको पे आउट बोलते हैं। पे आउट मतलब खर्च करना। तो खर्च करने का फॉर्मूला है ईपीएस और ऊपर में डीपीएस, अर्निंग
पर शेयर और ऊपर में डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग 100 रुपया है आपका। बहुत बड़ा बात ध्यान सुनना है मेरे को। अर्निंग आपका कितना है? 100। लॉजिक पूरा भिड़ाइए, फॉर्मूला रटेंगे ना, ये कुछ भी लिख नहीं पाएंगे, रट पाएंगे। फॉर्मूला बस आपको एक तरह से रिकॉल कराने के लिए, बाकी आपके दिमाग में डालना चाहते हैं बातों को। 100 रुपया आप कमाए और डिविडेंड 10 रुपया दे दिए, बताओ कितना है पे आउट? 10 क्या 10% आप कमाए हैं। अर्निंग ईपीएस आपका 100 रुपया है और डिविडेंड जो दिए हैं वो 80 रुपया है। कितना आया आपका पे आउट? 80% पे आउट आया है। 80%। अर्निंग आपका 100 रुपया है, खर्चा आपकी अर्निंग ईपीएस आपका 100 रुपया है और डिविडेंड दिए आप 60 रुपया। बताइए कितना पैसा रिटेंशन हुआ? रिटेंशन कितना हुआ? सर सिंपल सा बात है ना, 60% खर्च कर दिए तो बचा हुआ पैसा क्या आ गया? रिटेंशन आ गया। तो क्या ये 1 माइनस डीपीएस, ये 1 माइनस पे आउट रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं रिटेंशन निकालने के लिए? तो रिटेंशन निकालने के लिए अभी जो किया आप तो वही किए। अभी आप क्या किए पता है? आपसे हम क्या बोले कि रिटेंशन कितना होगा, और आपको हम दिए क्या जानते हैं? दिए यही सब दिए थे, 100 रुपया। खर्च कितना किए आप? इससे 0.60 आ गया। 0.60 1 में से 0.60 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया? अभी तो आप 40% बोले ना मेरे को, ऐसे ही बोले आप लास्ट टाइम। आप जो है 100 रुपया और ईपीएस है आपका, और 70% आपका जो है वो कहीं ना कहीं 70% आपका कहीं ना कहीं रिटेंशन है। तो बताइए पे आउट कितना है? 30%। बात खत्म है। अगर कोई आपको पे आउट बता दे रहा है तो रिटेंशन उसका रिवर्स कर दीजिए। अगर आपको ना पे आउट पता है ना रिटेंशन पता है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कितना कमाते हैं हम और कितना डिविडेंड दे देते हैं। एक बार मेरा ईपीएस मालूम चल जाएगा तो ईपीएस और डीपीएस मालूम चल जाएगा तो पे आउट मालूम चल जाएगा। अब पे आउट मालूम चल जाएगा तो रिवर्स करके हम क्या निकाल लेंगे? रिटेंशन निकाल लेंगे। आप समझ रहे हैं? सिंपल लॉजिक है ना यहाँ पर। तो आप ये समझ गए कि कैसे निकलता है रिटेंशन। हम रिटेंशन के बहाना पे आउट का भी फॉर्मूला लिख दिए हैं। आप समझ रहे हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं? रिटेंशन के बहाना हम पे आउट का भी फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ओके, ये बी आया तो इसको बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी। और सर यहां पर भी एक आर लिखा हुआ है, ये क्या है? ये आर का मतलब रिटेंशन नहीं है। ये आर का मतलब रिटेंशन नहीं है। आर का मतलब यहां आ रहा है। आर का मतलब होता है, लिखना बंद है, आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनिए मेरा बात। आपको हम ईपीएस 100 रुपया कमाए, 60 रुपया आप डिविडेंड दे दिए, तो रिटेंशन कितना हुआ था? 40%। 40% पैसा आप बचा लिए भाई साहब। आप 40% पैसा क्या नहीं किए? डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर को दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। ऐसा क्यों नहीं दिए? इसीलिए नहीं दिए कि आपको लग रहा था कि डिविडेंड देंगे सब खा पका लेगा ये लोग। 40% बचा लो, ग्रोथ है अपना। अगर सारा पैसा जितना भी अर्निंग हो रहा है सब डिविडेंड के रूप में बांट दे तो कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा? दुकान खोल कर रखे हो, जितना भी अर्निंग आ रहा है सब खर्च कर दोगे तो ग्रोथ तुम्हारा कैसे होगा? घर बार कैसे चलेगा? बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा? तो हमको कुछ ना कुछ पैसा क्या करना है? रिटेन कर लेना है, उसको पे आउट नहीं करना है। और जितना रिटेन किए और उसमें आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस पैसा को ले जाकर कहीं बिजनेस में लगा दो, किसी भी बिजनेस में लगा दो, और उस बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न 12% है। कितना परसेंट है? तो जो भी डेटा आएगा दैट्स योर ग्रोथ। निकालने का फॉर्मूला क्लियर हुआ? तो B इंटू आर, बी फॉर रिटेंशन। रिटेंशन कैसे निकलता है? 1 माइनस पे आउट। अब पे आउट कैसे निकलता है सर? ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग, जितना भी अर्निंग हुआ उसमें से कितना डिविडेंड दे रहे हैं। जितना भी अर्निंग हो रहा है उसमें से कितना डिविडेंड दे रहे हैं। समझ रहे हैं? बोलो, लिख रहे हो? चलो लिख लो। इसी बात पे एक एग्जांपल करो। पे आउट रेशियो बताओ।
और फिर रिटेंशन रेशियो बताओ। रिटेंशन 0.4 4%। वाह, चलते तो सेम हो रहा है ना। 4% रिटेंशन, 4%। 10 रुपया में से 6 रुपया तुम क्या किया है, तो कितना परसेंट पे आउट आया? तो 60% के 6%, 60 के 6, 100 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, 10 में से 6 जा रहा है तो 60% होता है। वो छोड़ो ना, 60% 0.06 बोल लो या फिर 0.06 नहीं 0.60। तो आप यहां पर पे आउट क्या बताएंगे, पे आउट रेशियो क्या फॉर्मूला है अपना, डीपीएस बाई ईपीएस। तो 6/10 आ जाएगा 0.60, 60% बोल सकते हैं हम इसको। और जब ये 60% है तो रिटेंशन कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0.60, 40, यानी 40% हो गया। चलो देखना है ये कि ये क्वेश्चन कौन कर पाता है। करंट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है 50,000 টাকা। रुपीज 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000। पे आउट रेशियो 40%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% पर एनम। करंट एमपीएस ऑफ इक्विटी शेयर 40। कैलकुलेट के करेंट अर्निंग अवेलेबल, यानी कंपनी का अर्निंग है ये। कंपनी का क्या है ये, अर्निंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहां पर कंपनी का अर्निंग निकालना है। टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इसको हम लोग अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अफेस्ट बोलते हैं। कभी आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुनेंगे। क्या बोलते हैं इसको, अफेश। क्या बोलते हैं इसको, अफेश, अफेश, ठीक है ना। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। दिया हुआ है क्या,
इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर 10,000 दिया हुआ है। इफ यू ना, आप गलत किए हैं। अगर आपको ईपीएस निकालना है तो आपको क्या करना होगा, अफिश को नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड मारना होगा। तो जब अफिश को नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड मारे, यू विल गेट ₹5। दैट ₹5 इज योर ईपीएस, नॉट डीपीएस। नहीं, जाइए जाइए, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है 2 मिनट होल्ड कर सकते हैं, जाइए। अब 50,000 को जब 10,000 से डिवाइड मारना है, जो डिवाइड किए तो कितना आया, ये ₹5 क्या आया, ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। और आप जो कर किए थे वो क्या किए थे, इसको अभी ₹5 को डीपीएस माने हैं आप, तो ईपीएस निकला भी ये, क्या निकला, ईपीएस निकला। अब आपका एंगल जाएगा डीपीएस के तरफ। डीपीएस जी बिल्कुल, डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। तो आपको एक फॉर्मूला पता था, डीपीएस निकलेगा यहां पर, बिल्कुल निकलेगा। आपको एक फॉर्मूला पता था कि पे आउट इक्वल टू क्या होता है, पे आउट इक्वल टू डीपीएस बाई ईपीएस होता है कि नहीं होता है। तो जब आप ईपीएस में पे आउट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीपीएस आएगा। मतलब सिंपल सा बात है कि डीपीएस मतलब डिविडेंड कितना दिए होंगे। अगर आप ₹5 कमा रहे हैं भाई साहब और 60% पे आउट है, तो डिविडेंड कितना रुपया दिए होंगे आप। अच्छा, पे आउट कितना है आपका, 40% है, 40% पे आउट है आपका, तो कितना डीपीएस दिए होंगे, ₹5 का 40%, दैट इज 5 का 20, ₹2। ₹2 डीपीएस है। डीपीएस कितना आया, तो यही डीपीएस को तो हम लोग D0 बोलते हैं ना, इसी डीपीएस को हम लोग क्या बोलेंगे, D0। अब समझ में आया। अरे आप इसको समझे क्या, ये जो किए हम ₹5 आपका अर्निंग है, जिसमें से 40% आप क्या कर देते हैं, पे आउट कर देते हैं, तो आपका डिविडेंड कितना आएगा, ₹5 का 40%। ₹5 में 40% देते हैं तो ₹5 का 40% इज योर डीपीएस, ₹2। अब ये जो ₹2 डीपीएस आया, तो ये हमारा D0 है। अब क्या D1 निकालने आता है आपको। अच्छा, D1 निकालने के लिए यहां पर एक और एंगल है। D0 तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, ग्रोथ निकालना है। क्या निकालना है, ग्रोथ। ग्रोथ निकालने के लिए आपको क्या करना है वाला फॉर्मूला है, बताइए तो, B इंटू आर। B मतलब कितना, रिटेंशन। जब आपको पता है कि 40% आपका पे आउट है, तो रिटेंशन कितना होगा, 60%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 20%। कितना आ जाएगा, 0.12 ना, इसका मतलब 12%। 12% का क्या है, ग्रोथ है। तो अब क्या मेरे को बताइए, D0 से D1 निकल जाएगा क्या। सर D1 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला ये कहता है केई का कि D1 ऊपर रखो, P0 नीचे रखो, और यहां पर क्या रखो, ग्रोथ को रखो। तो सो दैट वी रिक्वायर D1। और D1 कैसे निकलेगा, हमको पता है कि D0 में 1 + G करना होगा, और D आपका निकल गया 2, 1, G आपका कितना है 0.12, कितना आएगा D1, 2.24, D1 निकल गया। पहले आप मेरे को ये समझाइए कि ये अफेस दिया हुआ था, ये क्लियर है। नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड मारेंगे तो ईपीएस आएगा, नॉट डीपीएस। और जो डीपीएस आया वो हमारा D0 है। क्या है सर, डीपीएस तो मेरा जो आएगा वो कैसे आएगा, पहले ईपीएस तो निकाल लो। ईपीएस कितना निकला, ₹5। अगर ₹5 कंपनी अर्निंग कमाता है तो डिविडेंड कितना देगा, कैसे, 60% डिविडेंड दे देता है, तो ₹2। सर डीपीएस से हो जाएगा क्या, डीपीएस मतलब 0, हमको चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर D1, तो हमको ग्रोथ का मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, और ग्रोथ भी अलग से निकाल लिए, तो ये हमारा आ गया 2.24। अब क्या करेंगे, 2.24 को P0 का मतलब, P0 का मतलब को दिया होगा मार्केट प्राइस 40 ना, करंट मार्केट प्राइस दैट इज 40, हाँ ₹40, उसी को तो बोलते हैं मार्केट प्राइस।
और यहाँ पर ग्रोथ रेट इक्वल टू 0.12। सॉल्व कर दो, इसको से डिवाइड मार के 0.12 से प्लस कर दो। 17% जब घर में सोल्यूशन आप करेंगे इसको प्रैक्टिस या कभी एग्जाम से पहले, तो सोचेंगे कि सर ये 2 के बाद ये 12 कैसे आया। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले हम इसके बाद ये ग्रोथ निकाले, ग्रोथ के बाद हम ये निकाले, तब तो मेरे को 12 मिला ना। यहां से हम ये बोलना चाह रहे हैं, प्रोसेस हम बताना चाह रहे हैं, पहले हम ये किए, फिर ये किए, फिर ये किए। चलो समझ गए। ग्रोथ निकालने का ये पहला मेथड था, इसके अलावा और भी हमारे पास मेथड्स है ग्रोथ निकालने का। तो आज यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं हम लोग।